डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन जो हमने आपको पढ़ाया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, कुछ स्पेशल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट बताए थे और उसमें ये बताए थे कि कोई भी सीरीज सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से y इक्वल टू एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, फिर उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं और इन सब के वैल्यूज को इसके अंदर रखते हैं और फिर इसके अंदर जो कांस्टेंट है ए नट ए वन ये सब जो है कैसे निकालते हैं, जो है उसको इक्वेट करते हैं जीरो से, दोनों साइड के LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वेट टू जीरो कर देते हैं। तो ये हमारा A1 A2 A3 ये सब कांस्टेंट आ जाता है। जो इक्वेट टू जीरो करके रिजल्ट आता है उसको रिकरेंस रिलेशन कहते हैं और इस तरह से जब A1 A2 ये सब का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको इसमें पुट अप कर देंगे तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसी के आगे एक और बताए थे आपको जनरल मेथड में कि इंडाइसल जो है इक्वेशन, इंडाइसल इक्वेशन वहाँ पे होता है जहाँ मिनिमम वैल्यू माने इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसकी सॉल्यूशन जो है x टू द पावर m के टर्म में होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म्स ऑफ सीरीज सॉल्यूशन जो बताए थे ना, ये होता है इसमें और इस वाले में, दोनों में अंतर सिर्फ इतना सही है कि इधर x टू द पावर m मल्टीप्लाइड नहीं है और यहाँ x टू द पावर m मल्टीप्लाइड करते हैं। कब करते हैं? जब रूट्स कभी इक्वल, जब दो रूट्स बनने की जो है संभावना हो। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने बताया था कि दोनों रूट्स जो है इंडाइकल इक्वेशन में, और ये लेक्चर नंबर जस्ट इसके पहले वाले 227 में आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना हम डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। बेसल इक्वेशंस आज बताना है। बेसल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट में ही हमने जो है ये इक्वेशन बताए थे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन बताए थे, इस क्वेश्चन में देखिए हमने ये y मान लिया है। बहुत अच्छे से समझिएगा 2 मिनट, उसके बाद बेसल इक्वेशन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू इतना मान लिए, फिर dy बाई dx निकाल लिए हैं, सिंपली डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर निकाल लिए और इन तीनों के वैल्यू को इस इक्वेशन में हमने रख दिया है। देख रहे हैं? अब इसमें लोएस्ट पावर ऑफ x क्या है? x टू द पावर m-1। तो ये m-1 कहाँ से? ये x से जब आप कर रहे होंगे, इससे जो सॉल्यूशन बनता है ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और इसी को इंडाइसल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस इंडाइसल इक्वेशन में ये a नट क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो m का 2 रूट निकलेगा, चूंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, m के 2 रूट है। यही हम आपको फॉर्म ऑफ सीरीज सॉल्यूशन में बताए हैं। जब दोनों रूट्स इक्वल हो, दोनों रूट्स अनइक्वल हो, एक रूट दूसरे रूट से जो है ग्रेटर देन हो, तो इस तरह से हमने इक्वेटिंग टू कोफिशिएंट करके आपका a0 तो जीरो होगा नहीं, a1 इक्वल टू 0 निकाल लिए हैं, a2 निकाल लिए हैं, ठीक है ना, ये सब निकाल लिए हैं। ये सब निकालने के बाद जो है a4 a5 ये सब निकालने के बाद ये हमारा जब m का जैसा कि हमने देखा था ना कि 2 रूट निकला है। क्या निकला है? 2 रूट निकला है। ये दोनों रूट में आप ध्यान देंगे तो एक रूट का जब वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो y1 निकाले थे और इसी को j नट x बोले हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेसल्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, बेसल्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 0। जे नट ऑफ x बोले हैं। और जब इसी m का दूसरा सेकेंड रूट जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं, किस इक्वेशन में? जो आपका ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें रखते हैं, तब जो वैल्यू हमको मिल करके आता है। तो ये फंक्शन कैसे होता है? डेल y अपन डेल m, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है? इक्वल है। यहाँ y1 क्या हो गया? सिंपल, और y2 क्या हो जाएगा? डेल y1 अपन डेल m। मतलब इसी को हम क्या कर दिए हैं? डिफरेंशिएट कर दिए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा m के रिस्पेक्ट में। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू 1 प्लस y2 और y1 तो रह गया, y2 क्या हुआ? डेल y1 अपन डेल m।
और इस y2 को हमने, इस y1 को हमने क्या बोला था अभी, जेड नट ऑफ एक्स, जेड नट ऑफ एक्स, ध्यान रखिएगा। और इसी जेड नट ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, इसी जेड नट ऑफ एक्स को हम लोग बोलते हैं बेसल फंक्शंस। इसको क्या बोलते हैं, बेसल फंक्शंस। और इस y2 को क्या बोलेंगे, y नट ऑफ एक्स, y नट ऑफ एक्स, ये भी क्या है, बेसल फंक्शन, ठीक ना। और इसको बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ध्यान रखिएगा। और बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड इज कॉल्ड न्यूमैन फंक्शंस, न्यूमैन फंक्शंस। थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है बट इंटरेस्टिंग है और अपने को जानना चाहिए। और ये y इक्वल टू क्या निकल कर के आ गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन। a और b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, बेसल्स फंक्शन, और ये क्या हो गया, न्यूमैन फंक्शन। या ऐसे कह सकते हैं बेसल फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 0 और बेसल फंक्शंस ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर 0, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और ये भले हम ऑर्डर 0 कह रहे हैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट कहाँ तक लग सकता है हमारा, बताइए, यही सेम कॉन्सेप्ट हम कहाँ तक लगा सकते हैं, nth ऑर्डर तक। और इसी बेसल कॉन्सेप्ट को आइए और इसी इक्वेशन को जब nth ऑर्डर में हम पुट अप करेंगे, ये क्या है, 0 ऑर्डर है, लेकिन जब n ऑर्डर पर इसको लेकर के जाएंगे तब राम कहानी हमारी क्या होगी, अब इसको समझना है, ठीक है। और आपको बता दें कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। बेसल इक्वेशन को यदि हम लिखना चाहें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन इन मैथ या अप्लाइड मैथ या इंजीनियरिंग मैथ, जो भी आपको बोलना है यहाँ लगा लीजिएगा आप, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन तो सिंपल इक्वेशन यही है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0, ध्यान दीजिए, सही है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं बेसल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर n, इसको क्या बोलते हैं, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, बेसल इक्वेशन ऑफ, basically its particular solution are called Bessel functions of order n, and you will see many physical problems which involved in vibration, heat energy, cylindrical problems, and all such kind of problems can be solved with the help of this Bessel equation, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, यहाँ पर लेट्स सॉल्यूशन जो है इसका क्या है, y इक्वल टू आपका a नट एक्स टू द पावर m प्लस a1 एक्स टू द पावर m प्लस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर आप यदि फंक्शन के टर्म में लिखना चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जो है यहाँ पर n जो है n इक्वल टू m से जो है लेकर के m प्लस n तक जाएगा, और ये a r और r जो है आपको नट से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये इन्फिनिटी हम कर ले ज़्यादा सही है, a r और x, ठीक ना, टू द पावर k प्लस r कर लीजिए। r जो है 0 से कहाँ जाएगा, और ये k इक्वल टू m से ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसके फॉर्मेट में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये y यहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है, और इसी टर्म में अब dy बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी हम जस्ट दिखाए हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मेट लेगा, इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए नट क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स टू द पावर m प्लस a1
और इधर क्या हो जाएगा m+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक्स m+1, ठीक ना। और ये आगे चलते जाएगा प्लस उसी तरह से a2 और ये m+2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस a0 x⁻m+2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमने क्या किया है x⁻m के कोफिशिएंट को एक साथ x⁻m+1 के कोफिशिएंट को एक साथ, इस तरह से हम सबके कोफिशिएंट को कर लेते हैं। ये करने के बाद इसको हम करेंगे इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक ना। अब इसमें जो मिनिमम x का पावर है वो कितना है, x का m जो है x⁻m इज दी मिनिमम पावर है। ये यदि मिनिमम पावर है हमारा, ये क्या है मिनिमम यदि पावर है, तो हम इसके कोफिशिएंट को 0 कर सकते हैं। तो बेसिकली a0 m-n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और a0 कैनट भी 0 हो सकता है क्या, 0 नहीं हो सकता है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा m इक्वल टू n और माइनस n, और इसको हम लोग बोलते हैं इंडाइसल इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इंडाइसल इक्वेशन। और इसको जब सॉल्व करते हैं आप इसी तरह से कोफिशिएंट को x⁻m किए, अब x⁻m+n1 वाले को 0 करेंगे, ठीक है। तो a1 इक्वल टू क्या निकलेगा, a2 इक्वल टू क्या निकलेगा, इस तरह से हम निकालेंगे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जब आप निकालेंगे तो a1 क्या निकल करके आएगा, a1 निकल करके आएगा 0, ठीक ना। a3 निकल करके आएगा 0, ये हम निकाल चुके हैं पिछले क्लास में। देखिए आप मेरे सामने है, चूंकि पेज पे पढ़ाने का यही फायदा है। ये a1 0 निकला था, a2 का कुछ वैल्यू निकला था, a3 0 निकला था, a4 का वैल्यू निकला था, a5 0, a6 का कुछ वैल्यू निकलेगा, ये हम बता चुके हैं, ठीक है ना। उसको हम यहाँ पर अब डायरेक्ट लिखेंगे आज, ठीक है। ज्यादा हम इसमें उलझेंगे नहीं। a3 0 आएगा, a5 0 आएगा आपका, a7 इक्वल टू 0 आएगा, ये सब 0 आएंगे ओड वाले। और इवन में अब a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a0 अपन m+2 का होल स्क्वायर, m+2 का होल स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर। उसी तरह से a4 का a2 के टर्म में निकलेगा, और फिर a2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे। a2 के टर्म में ये क्या निकल करके आएगा m+4 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। उसी तरह से a6 का क्या निकल करके आएगा आपका a4 निकल करके आएगा, और इधर m+6 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकल करके आएगा। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे m+4, पहले तो a2 का वैल्यू रखना है, फिर ये इसको आप ब्रेक करेंगे तो m+2 प्लस n और m+2 माइनस n, दो पार्ट में टूटेगा कि नहीं। इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो y है, y का जो सॉल्यूशन आप माने थे, इस y के जगह पर a0 a1 a2 ये सब का वैल्यू जो अभी आप निकाले इसको रख सकते हैं क्या। ये वैल्यू क्या है आपका, देखिए यहाँ पर यही वैल्यू निकला है ना a6, ये सब वैल्यू आप रखेंगे। और ये सब वैल्यू कैसे निकाले थे आप भूलिएगा मत, बार बार मैं ये दिखा रहा हूँ, लेक्चर नंबर 227 जस्ट इसके पहले, और अभी इसमें भी आपको समझा दिए हैं। ये मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पेशेंस रख करके। तो यहाँ पर y इक्वल टू निकालेंगे आप तो क्या निकल करके आएगा, ध्यान दीजिएगा, a0 x⁻m आएगा, और ये 1 माइनस 1 अपन क्या निकल करके आएगा m+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब a3 0 था, ठीक है ना, लेकिन a4 तो था, a4 मतलब x⁻4 वाला जाएगा, तो प्लस 1 अपन, और a4 का वैल्यू देख लीजिएगा, a4 का वैल्यू अभी हम निकाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर a2 के टर्म में निकाले हैं, a2 इक्वल टू ये निकाले हैं, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये माइनस में आ रहा होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m+2 का
स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये तो a2 का रखे तो आया, और इधर आपका m प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ये चले जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर जो m का 2 रूट निकला था n, तो m इक्वल टू फॉर m इक्वल टू n और m इक्वल टू माइनस n लेकर के यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। m इक्वल टू n जब आप रख करके देखेंगे, ये y1 कितना आएगा, ध्यान दीजिए तो y1 क्या आएगा, a नट x टू द पावर n, m की जगह n रख दिए, और इधर 1 माइनस 1/4 n प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस इधर 1 बाई क्या हो जाएगा, इधर m इक्वल टू n प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है अपने को, तो इसको आप देखेंगे सॉल्व करके, और यहाँ पर m इक्वल टू n, ठीक है। तो दो वैल्यू जब रखेंगे m इक्वल टू n, तो यहाँ पर आपका आ रहा होगा, एक तो 4 स्क्वायर निकल करके आएगा, ठीक है, और फिर फैक्टोरियल 2, और इधर n प्लस 1 और n प्लस 2 और x टू द पावर 4, ठीक है। उसी तरह से माइनस 1 एकदम सिमिलर जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये 4 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर q 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और इधर n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3 और x टू द पावर 6 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएगा। सिमिलरली जब आप m इक्वल टू माइनस n रखेंगे, m इक्वल टू माइनस n रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू a नट x टू द पावर माइनस n, और उसी तरह से ये 1 माइनस 1/4 माइनस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 सिमिलर पैटर्न पे जाएगा, ध्यान रखिएगा, सिमिलर पैटर्न पे बिल्कुल जाएगा, क्या 4 स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और 1 माइनस n और 2 माइनस n x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 6 वाला रखना पड़ेगा, तो ये 1/4 3 फैक्टोरियल, ठीक, और ये 1 माइनस n 2 माइनस n और 3 माइनस n, ये n माइनस n प्लस 3 होना चाहिए था, हमने इसको सुविधा अनुसार ऐसे लिख लिया है, ठीक ना, एंड सो ऑन चलते जाएगा। अब देखिए इसमें एक खास पैटर्न आपको मिल रहा होगा, 4 स्क्वायर 4 फिर इसके आगे जाएंगे आप, ठीक ना, तो 4 टू द पावर 4 मिलेगा, ठीक है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, 3 है, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, यहाँ पर एक एक बढ़ते जा रहा है, यहाँ एक एक बढ़ते जा रहा है, तो क्या हम एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, पहली चीज। दूसरी चीज कि यदि हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखे, पहले हम केस 1 की बात करते हैं, क्या केस 1 की यदि हम बात करें, तो केस 1 में सबसे पहला जो काम है हमारा वह ये है कि when n is not इंटीग्रल भी नहीं है, नॉट इंटीग्रल और जीरो भी नहीं है, तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, देन कंप्लीट सॉल्यूशन व्हाट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन, y इक्वल टू बता चुके हैं c1y1 प्लस c2y2, और ये c1y1 और ये y2 होगा कि नहीं। और इसका अब एक जनरल इक्वेशन यदि हम बनाते हैं, यदि एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं ना दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा a0 इक्वल टू, यहाँ पर a0 इक्वल टू जो निकल करके आता है, या हम ले लेते हैं इफ वी टेक, ठीक ना, क्या a0 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, यही है ना। देखिए ये 4 टू द पावर 2 है, इसको 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं क्या, सिमिलर वे में 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 2 के टर्म में, इसको 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये 2 टू द पावर n ले लिए, और ये n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 का क्या लिख देते हैं, गामा n प्लस 1, गामा फंक्शन,
गामा n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 etc, है ना। देन द सॉल्यूशन गिवन, then the solution is called the Bessel equation. बेसल इक्वेशन कौन सा सॉल्यूशन, ये y1 वाला, ठीक है ना। इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, और इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, इसको इंडिकेट करते हैं Jn ऑफ x से, Jn ऑफ x से, ध्यान रखिएगा, इससे इंडिकेट करते हैं Jn ऑफ x से। इसकी बहुत उपयोगिता है, बहुत काम आएगा ये अभी हमारे, ठीक है ना। Jn ऑफ x क्या आएगा हमारे, बहुत काम आएगा, ठीक है। मतलब कि Jn ऑफ x निकालेंगे आप, Jn ऑफ x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से रखिएगा, ये जो है ध्यान से देखिए, x/2 इसको याद ही कर लीजिएगा, x/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और 1 गामा n प्लस 1, स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान रखिएगा, गामा है, माइनस 1 फैक्टोरियल 1 गामा n प्लस 2, ठीक है ना, x/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली प्लस 1 फैक्टोरियल था, 2 का फैक्टोरियल, और गामा n प्लस 3 गामा x/2 टू द पावर 4 स्क्वायर, 4 उसके बाद 6 जाएगा, ठीक ना, क्या होगा 1 फैक्टोरियल 3 और गामा n प्लस 4 और x/2 का 6 एंड सो ऑन, इसी तरह से ये चलते जाएगा। तब इसको आप जब निकालेंगे फाइनल Jn ऑफ x सम के टर्म में निकालेंगे, तो सम ऑफ क्या निकल कर क्या जाएगा, ये r इक्वल टू 0, और ये r कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ध्यान दीजिएगा। r किसको ले रहे हैं, ये वाला टर्म है 2 3 1 ये सब, ठीक है, और इधर -1 टू द पावर r, ध्यान दीजिएगा, और इधर x/2 टू द पावर n प्लस 2r इंटू 1 ये r क्या है फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको जो है अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हाईलाइट कर दो। ये क्या है, बेसल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शंस। और जब यही आपका क्या था, m इक्वल टू -n था, या सेकेंड काइंड जो था, ठीक ना, जो आपका सेकेंड y2 जो लिए थे उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड काइंड लेंगे ऑफ ऑर्डर n, तो क्या निकल कर क्या आएगा आपका j और -n आ गया था, और ये भी वही x के लिए निकाल रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ r इक्वल टू 0 और जाएगा कहाँ, इन्फिनिटी तक, एकदम बिल्कुल सिमिलर जाएगा, -1 टू द पावर r तो जाएगा ही जाएगा, x/2 और यहाँ पर n के जगह क्या आ गया, -n प्लस 2r, सही है, इंटू 1 और फैक्टोरियल r और गामा -n आ जाएगा, n की जगह पर -n प्लस r प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेसल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसल इक्वेशंस निकाल सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक में कहीं कोई डाउट
होने की संभावना नहीं है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10 कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन y, और कंप्लीट सॉल्यूशन y क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट सॉल्यूशन y क्या हो जाएगा, a j n ऑफ x प्लस b j माइनस n ऑफ x। ठीक है, b j माइनस n इंटू x, ये हो जाएगा आपका क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये अभी जो है आपने क्या देखा, केस फर्स्ट, क्या है ये, केस फर्स्ट के हिसाब से आपने देखा। अब केस सेकंड देख लें थोड़ा सा, केस सेकंड, केस सेकंड जो है अब आप देखेंगे, केस सेकंड या केस टू जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है ना। व्हेन n इज 0, क्या, जब n जो आप निकाले थे, व्हेन n इज 0, ठीक है ना, दैट मीन्स कि y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन which reduces to Bessel's equation of order 0 that we have already discussed in lecture number 227। यही हमने लिखा था ना, यही इक्वेशन निकाले थे, याद होगा आपको। तो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ फर्स्ट काइंड यहाँ पर कब निकला था, जब आप देखेंगे कि m का वैल्यू जो है 0 आ गया था, m का रूट्स का वैल्यू क्या था, 0 था, और दोनों इक्वल था। ठीक है, दोनों क्या था, वहां इक्वल था। अब केस 3 थोड़ा सा देख लीजिए, केस 3, इसको ज्यादा देखने के लिए आप लेक्चर नंबर लिख लीजिए 227, इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, यदि हम केस 3 की बात करते हैं, तो व्हेन n इज इंटीग्रल, व्हेन n इज इंटीग्रल है, n क्या है, इंटीग्रल है, and y2 fails to give a solution for positive values of n and y1 fails to give a solution for negative values, that means another independent integral of the Bessel equation is needed, or you can say it is required for the general solution. And we now proceed to find an independent solution when n is an integer, when n is an integer। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप मान लीजिए कि y इक्वल टू एक अनदर फंक्शन है u ऑफ x और j n ऑफ x, ठीक है ना। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1। गिवन इक्वेशन 1 कहाँ है, ध्यान दीजिए, ये गिवन इक्वेशन 1 है आपके सामने। तो इसका सॉल्यूशन अभी अब हम क्या मान लिए, ये हम क्या मान लिए, ये हमने मान लिया आपको u ऑफ x j n ऑफ x। अब पूछेंगे सर कि u ऑफ x क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर u एक फंक्शन है और j भी हमने बता दिया है कि यही आपका बेसल फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पर ये y जैसे ही आप निकालते हैं ना, तो यहाँ पर आप dy बाई dx मतलब कि y डैश ले सकते हैं। y डैश लेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट एज इट इज। y डबल डैश भी आप निकाल सकते हैं, u डबल डैश होगा कि नहीं, और jn प्लस 2 u डैश jn डैश प्लस u jn डबल डैश, इसका फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन और एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, तो दो यहाँ ऐड हो गया है, डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, अब इस y डैश, y डबल डैश और y, इस तीनों का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कहाँ है, आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, इसके सामने हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया, u डबल डैश जे एन, u डबल डैश
जे एन प्लस 2u डैश जे एन डैश प्लस यू जे एन डबल डैश ब्रैकेट बंद प्लस क्या था x dy बाई डी एक्स, x और dy बाई डी एक्स क्या है, यही है ना, u डैश जे एन प्लस जे एन डैश u और प्लस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और y क्या है u ऑफ x और जे एन, x तो हटा दिए, x के टर्म में है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया सॉल्यूशन 0। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, u कॉमन आ जाएगा आपका, u क्या आ गया कॉमन आ गया, u यदि कॉमन आ गया ठीक है ना, u कॉमन आ गया ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जे एन डबल डैश प्लस एक्स जे एन डैश प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ठीक है ना, जे एन एक आ गया इधर प्लस एक्स स्क्वायर यू डबल डैश जे एन प्लस 2 और इधर क्या बचा है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर यू डैश जे एन डैश और प्लस एक्स यू डैश जे एन इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पर जो है ये जो जे एन आप देख रहे हैं, ये जे एन बेसिकली हम क्या माने हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन माने हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इफ जे एन इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये यदि सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का, पर्टिकुलर इक्वेशन का, देन व्हाट वी कैन राइट हियर, व्हाट वी कैन राइट एक्स स्क्वायर जे एन डबल डैश प्लस एक्स जे एन डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जे एन इक्वल टू 0। हम जे वाले टर्म को रख लिए, u को अलग कर देंगे और जब u वाले को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू डबल डैश जे एन प्लस 2x स्क्वायर यू डैश जे एन डैश प्लस एक्स यू डैश जे एन इक्वल टू 0। जो आपका मेन इक्वेशन है ये x के टर्म में ये आ गया कि नहीं। अब जब ये इक्वेशन आ गया तो इसके थ्रू आउट आप डिवाइड कर दें, किससे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर यू डबल डैश सॉरी एक्स स्क्वायर यू डैश जे एन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे तो आपको क्या मिलता है, डिवाइडिंग थ्रो आउट, डिवाइडिंग थ्रो आउट बाई एक्स स्क्वायर यू डैश जे एन, देन इट बिकम्स, ये इक्वेशन क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पर यू डबल डैश प्लस यू डैश और प्लस 2 जे एन डैश अपन जे एन प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर इसी को उसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में, इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और log u डैश, सही है, प्लस 2 d बाई डी एक्स और d की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ जे एन, देख लीजिए, अब प्लस यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू क्या 0। सही है, और इसको जो है और फॉर्मेट में तोड़ने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको एक साथ करने के लिए डी बाई डी एक्स और इधर क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो सही जा रहा है क्या, log u डैश जे एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, log के फॉर्मेट में है, ठीक है, ये 2 इधर चले जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा ये, और ये सब मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सम है लॉगरिथमिक फार्मूला से। सही है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, इंटीग्रेटिंग
ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग जब करेंगे तो आपका यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल कर क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए कि एक कांस्टेंट आ जाएगा, लॉग वाला इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग निकल कर आएगा, तो ये आ जाएगा लॉग u डैश जे एन डैश एक्स और इक्वल टू कांस्टेंट को आप मान लेते हैं क्या, b, ठीक है। दैट मीन्स कि b इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एक्स यू डैश जे एन का स्क्वायर, ठीक है, और u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन क्या, b अपॉन एक्स जे एन का स्क्वायर, सही है, ठीक है ना। और u का भी अब आपको तोड़ना है, u को भी यदि तोड़ना है तो फिर से इंटीग्रेट कर दें हम, तो इधर क्या आ जाएगा u, ठीक है ना, और इधर क्या आ जाएगा dx अपॉन एक्स जे एन का स्क्वायर और प्लस a, और इधर b तो रहेगा ही, a क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दस सॉल्यूशन, देन दस सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या निकल करके आ गया आपका, a जे एन ऑफ एक्स प्लस b जे एन ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या हो गया, x जे एन का स्क्वायर, x जे एन का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जेड एन और ये यदि x रखना है तो यहाँ x रख दीजिएगा तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन यदि आपको निकालना हो, complete solution, then complete solution that you can write here, y equal to a jn of x plus b y, ठीक है ना, n of x। ये आपका क्या हो गया, मेन सॉल्यूशन हो गया या कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें जो है वेयर आप लिख सकते हैं, वेयर y n of x जो है यहाँ पर क्या है, j n of x और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, x, ठीक है ना, x जे एन ऑफ x का पूरा का होल स्क्वायर कर लीजिए, yn, यहाँ yn x इज कॉल्ड बेसिकली बेसल इक्वेशन ऑफ, बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर n, क्या, बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। और इसी को हमने बोला था न्यूमान फंक्शन, इसी को बोले थे न्यूमान फंक्शन, क्या बोले थे, न्यूमान फंक्शन, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग वैल्यू रख करके अलग अलग कंडीशन पे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सिंपल आपको बताएं कि के, यहाँ पर जैसे आपका ये तो थोड़ा सा लंबा गया है, देखना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पर यदि बात करें, ठीक है ना, ये सब में n और r के, तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यदि किसी की भी अब बात करें, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे, जैसे आप k इक्वल टू माइनस एन प्लस आर रखते हैं, ठीक है ना, माइनस एन प्लस आर, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि r इक्वल टू के प्लस एन के टर्म में जा सकता है, ठीक है ना। और इसको आप ध्यान देंगे तो गामा के प्लस वन का क्या है, मतलब फैक्टोरियल के प्लस वन मतलब क्या, फैक्टोरियल के, और के क्या है, अपने आप में इंटीजर है, ठीक है ना। तो अब इसको जो है अपने अकॉर्डिंग जब जैसा जरूरत पड़ेगा ना, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक इसका जो सारांश आएगा वही आएगा कि j माइनस एन ऑफ x जो होता है माइनस 1 टू द पावर n जे एन ऑफ x आएगा। मतलब समझे कि नहीं, कोई दो रूट है, m इक्वल टू n है और m इक्वल टू माइनस n है, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट है, तब इस तरह का आप लिख सकते हैं। बस ये एक छोटा सा पार्ट था। उसके बाद आज हम लोगों ने देखा बेसल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में होगा तो रिकरेंस फार्मूला
और जनरेशन फार्मूला हम लोग देखेंगे, एक्सपांसन देखेंगे। तो ये सारे टर्म्स हम लोग देखेंगे, बेसल फंक्शन और ये सब। तो आज थोड़ा सा देख लें एक बार शुरू से कि क्या क्या हम लोग पढ़े। सबसे पहले जो हमने आपको पढ़ाया कि बेसल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट हमने बताए आपको, ठीक है। और बेसल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के साथ ही जो है हमने एक एग्जांपल लेकर के इसके पूरे डेरिवेशन के साथ हम पहुंचे थे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाले थे और m के दो वैल्यू जो m इक्वल टू n पर ये इक्वेशन आया था, m इक्वल टू माइनस n पर ये इक्वेशन आया है, और n जब इंटीग्रल नहीं है तब ये कंप्लीट सॉल्यूशन ये आया था, ठीक है। उसके बाद आप देखें केस 2 में ये हमने समझाया था कि n जब 0 हो, और केस 3 थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया था कि जब n कोई इंटीग्रल है और जो है उसको किस तरह से हम फंक्शन में रखते हैं, ये हमने समझाने की कोशिश किया था। ये लिटिल बिट लेंदी है बट इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। ये जो है कैसे हम निकालते हैं ये हमने समझाने की कोशिश किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यही तो बेसल इक्वेशन का जान है। क्या है? यही बेसल इक्वेशन का जान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसी को सॉल्व किया था। फिर जो है एक इक्वेशन आया था जब ये Jn और Jnx के टर्म में तोड़ना हो, तो इसको हमने जो है इस फॉर्मेट में लिखा था, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में लिखे थे। ये ध्यान दीजिए, ये हम समझे। और इससे हम n जब इंटीग्रल था, ठीक है, तो इसको हमने बताया था कि ये जब n 0 हो तो कैसे निकालते हैं, और ये भी जो है निकाल करके, और इसके कंसिक्वेंसेस में इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करते करते यहाँ पर ये निकाले, ठीक है। तो आई थिंक कि इस तरह के बेसल इक्वेशन को जो n ऑर्डर के हैं आप निकाल सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट में बीए बीएससी वगैरह में तो जनरली 0 ऑर्डर तक ही आता है। उसके ऊपर जो है हायर एमटेक एमसीए ये सब में या एमएससी में n ऑर्डर का भी आता है। बट n ऑर्डर इज सच काइंड की आपको क्या बताएं, मतलब कि कॉन्सेप्ट ये है कि n इक्वल टू 0 रख दीजिए तो 0 ऑर्डर का हो गया, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। ये आप बोलेंगे सर ये तो सेकेंड ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर की क्या बात कर रहे हैं। 0 ऑर्डर यहाँ से आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से कहाँ से ये देखिए, ये जो है ना यहाँ से, ठीक है। ये फर्स्ट काइंड और ये सेकेंड काइंड। तो आज यहीं तक। आई होप कि इस बेसल इक्वेशन को आप समझे होंगे, और आप चाहें तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। लगभग 40-45 मिनट का लेक्चर है, रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, और कुछ नहीं है, टफ नहीं है। आई कांट से दैट इट इज टफ, इट इज वेरी इजी। कॉन्सेप्ट इज ओनली दैट कि हमको पेशेंस रख करके इसको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ाते जाना है। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग प्लीज।